हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। बेसिकली फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में इम्प्योरिटी कहाँ कहाँ से आ सकती है, क्या क्या उसके सोर्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन है रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। जो भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस बनाने में आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके जरिए भी आपके फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में इम्प्योरिटी आ सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे हम टैबलेट बना रहे हैं, ठीक है, टैबलेट बनाने में हमें एक एपीआई की नीड होती है, एक एक्सीपिएंट की, ठीक है। तो हो सकता है जो आपने एक्सीपिएंट्स यूज़ किए हैं, ठीक है, उसके साथ आपकी इम्प्योरिटी आ गई, या फिर जो आपने एपीआई यूज़ किया है उसके साथ इम्प्योरिटी आ गई। जब इन दोनों के साथ इम्प्योरिटी आएगी तो वो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो टैबलेट बन के तैयार होगा उसमें भी जाएगी, ठीक है। सेकेंड है आपका मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर, जो आपका मैन्युफैक्चर का मेथड है, ठीक है, जो तरीका है उसके जरिए भी आ सकती है, ठीक है। इसका फर्स्ट वन है रिएजेंट यूज्ड इन द प्रोसेस। जो आप प्रोसेस में जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रिएजेंट क्या है, जो आपके एपीआई एक्सीपिएंट है, ये सब क्या है आपके, जैसे टैबलेट बना रहे थे तो एपीआई एक्सीपिएंट ये सब क्या है आपके, जो भी आप टोटल इसके अंदर रिएजेंट यूज़ कर रहे थे। बेसिकली जब हम कोई केमिकल सिंथेसाइज करते हैं, कोई फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस सिंथेसाइज करते हैं, तो उसमें हम जो इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं या फिर जो हम इनिशियल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनको हम रिएजेंट्स कहते हैं, ठीक है। या फिर सिंपल टर्म में आपको लेमन लैंग्वेज में समझाएं, मान लीजिए आप दाल बना रहे थे, ठीक है, तो जो आपने दाल ली है, ठीक है, दाल के साथ आप और भी सारे प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या है आपके रिएजेंट। तो उन रिएजेंट के साथ हो सकता है आपकी कोई भी इम्प्योरिटी आ रही है, ठीक है। सेकेंड है रिएजेंट यूज टू रिमूव अदर इम्प्योरिटी, ठीक है। आपने कोई केमिकल सिंथेसाइज किया है या फिर कोई फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस बनाया है, उसके अंदर पहले से आपको पता है कि कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए जो आप दूसरा रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है उस रिएजेंट की वजह से आपके फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में कोई इम्प्योरिटी आ गई हो। नेक्स्ट है आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट की वजह से कैसे इम्प्योरिटी आ सकती है। मान लीजिए कोई आपने एक सॉल्वेंट यूज़ किया, ठीक है, आप कोई खाना बना रहे थे, ठीक है, आपने चावलों को अच्छी तरह धुला, तो हो सकता है कि चावल के अंदर एक इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी। आप जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पका रहे हैं चावल को, ठीक है, तो आपने क्या किया, वहाँ पे आपने वाटर यूज़ किया, उस वाटर की वजह से हो सकता है आपके चावल के अंदर इम्प्योरिटी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन वेसल। जो आप वेसल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी आपके सब्सटेंस में इम्प्योरिटी आ सकती है। अब खाना बना रहे थे, आपकी सारी चीज़ें सही थी, पर जो आपने बर्तन यूज़ किया उस बर्तन के अंदर इम्प्योरिटी थी, उसकी वजह से हो सकता है कि आपके फाइनल प्रोडक्ट के अंदर भी इम्प्योरिटी आ जाए। नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रोसेस, ठीक है। केमिकल प्रोसेस हम खाने का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो चलिए इसको भी खाने से ही समझते हैं। कैसे, मान लीजिए आपने चावल बनाए, ठीक है, अब हो सकता है कि आपने चावल जो बनाए वो ओपन कंटेनर में बना लिए और आपको बनाने किस में थे, कि आपको बंद कंटेनर में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है ओपन कंटेनर की वजह से आपके फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आ गई हो, ठीक है। या फिर आपको ओपन में बनाने थे, आपने बंद कंटेनर के अंदर बना लिए, जिसकी वजह से भी इम्प्योरिटी आ सकती है। नेक्स्ट है आपका एटमॉस्फेरिक कंटामिनेट्स। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेट्स क्या, कि मान लीजिए आप कोई भी सब्सटेंस बना रहे थे, ठीक है, अब आपका जिस एटमॉस्फेयर के अंदर बना रहे हैं, मान लीजिए जिस रूम में आप बना रहे थे उसमें पहले से बहुत ज़्यादा गंदगी प्रेजेंट है, या फिर उसके एटमॉस्फेयर में कहीं से भी धूल आ रही है, ठीक है, कहीं से भी कोई डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं जो कि आपके फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में आ रहे हैं, वो भी एज ए इम्प्योरिटी अपने साथ लेके आएंगे और सारे के सारे आपके प्रोडक्ट को खराब कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरेज कंडीशन। जहाँ पे भी आप अपने जिस भी कंटेनर में आप अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके रख रहे हैं, हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उसी के साथ रिएक्ट कर ले, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपको उसको स्टोर करना था, ठीक है, किसी ग्लास बॉटल में, आपने गलती से उसको किसी प्लास्टिक बॉटल में, प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर करके रख दे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके ऊपर कुछ उसकी कंडीशन खराब हो गई, या फिर जो आपका प्रोडक्ट है वो खराब होने लगा, ठीक है, उसमें उसके अंदर इम्प्योरिटी चली गई। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है। अभी तक आपका कंटेनर भी ठीक था, आपकी जो प्रोसेस थी वो भी ठीक थी, ठीक है, आपने जो जितने भी वेसल्स यूज़ किए थे सब ठीक था, रिएजेंट भी ठीक थे, ठीक है, आपके एपीआईज भी ठीक थे, आपके एक्सीपिएंट भी, सारी चीज़ें ठीक थी। पर क्या हुआ, जब आपने पूरी फॉर्मुलेशन बन गई, ठीक है, जब आपने उसे स्टोर करके रखा, तो उस टाइम पे क्या होगा, ड्यूरिंग स्टोरेज प्रोसेस हो सकता है कि उसके अंदर खुद ही कोई प्रोसेस चल रही है, खुद ही वो अपने आप को, जो आपका
प्रोडक्ट है खुद ही अपने आप को डिकम्पोज करने लगे, खुद ही अपने आप को ब्रेक करने लगे, खुद ही वो खराब होने लगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल। हो सकता है कि सारी चीज़ें ठीक थी पर गलती से आप चाह नहीं रहे थे या फिर कैसे भी, ना तो वेसल्स के थ्रू कहीं से भी आपके प्रोडक्ट के अंदर कहीं से भी इम्प्योरिटी चली गई गलती से, एक्सीडेंटली, ठीक है। आपने सारी चीज़ें सही से परफॉर्म की, गलती से आपने जो वेसल यूज़ किया था वो पहले से गंदा था, उसके साथ चला गया, या फिर हो सकता है आप नॉर्मली उसको लेके जा रहे थे, कहीं से भी गलती से डस्ट के पार्टिकल आ गए, ठीक है। एक्सीडेंटली हुआ है, आपने कोई मतलब अननोन तरीके से हो गया, आपने जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं किया है, उसकी वजह से भी इम्प्योरिटी आ सकती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।